नमस्कार। मंदिर खुलवा दे। चलो ये रिटायर्ड भी और आगे अंदर मैं इन्होंने शायद टाइम आपको पहले 2 बजे का दिया, फिर 3 बजे का दिया, तो गलती मेरी भी है और गलती ऊपर बारिश की भी है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा। दूसरी बात, भिवानी के संदर्भ में मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, शायद बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ काफ़ी समीकरण भी बदले हैं। सिर्फ मैं बीजेपी से कांग्रेस में नहीं आया, कुछ कांग्रेस से बीजेपी में भी गए हैं, लेकिन ये जो भी चुनाव है जिसका अंदाज़ा ये है कि अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में, तो काफ़ी हद तक ये चुनाव एक किस्म से 2 पार्टियों में ही सीमित होकर रह गया है। कांग्रेस और बीजेपी आज के दिन साधारण मतदाता के मन में भी ये है कि तीसरी पार्टी का कोई ज़्यादा उसकी लोगों में अब बात है नहीं, चाहे वो अभी जो गठबंधन हुआ है उसको अगर इकट्ठा भी कर लें तब भी 3% के करीब वोट बनती हैं, बीएसपी का और इनेलो का। और जेजेपी की अपनी जो उसने काम किया मतदाताओं के खिलाफ, हरियाणा के जो मतदाता उनको वोट दे रहे थे, और शायद पिछले चुनाव में 18% के करीब वोट उनको मिला था। आज यानी 1% वोट भी वो नहीं ले सके, और मैं सही तौर पे ये कहूँ कि आज हो सकता है उनको 90 चुनाव क्षेत्रों में प्रत्याशी ढूंढने पड़े, और जो एक पार्टी का के 4% मत लेके वो अपनी पहचान, अपनी रिकॉग्निशन बना के रखे, उसको भी खतरा है। तो जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में मुद्दे कितने ही हों, लोगों की अपनी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनसे भी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सामाजिक रूप से हमारा हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की पहचान, हरियाणा की सभ्यता ऐसी रही है कि हमने कभी भी समाज को बिखरे हुए नहीं देखा, और ये हमारी पहचान की सबसे बड़ी एक ताकत है, एक दौलत है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की हरियाणा के अंदर, वैसे तो देश में ही की, लेकिन हरियाणा में इस कोशिश को लोगों ने नकार दिया, और हालत ये है कि जात पात में भी बांटने की कोशिश की, धर्म के नाम से, बल्कि मैं ये कहूँ कि धर्मांधता के नाम से भी सामाजिक रूप से, इन दोनों कारणों की वजह से लोगों में भारी, मैं ये कह सकता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी से दूर हटने का मन उनका बना, और यही कारण है कि इतना बड़ा मतदान, जो कभी तो 58% मतदान मिले और फिर घट के पिछले चुनाव में ही घट गया था 12% के करीब। तो और आज लोगों में ये उम्मीद है कि कांग्रेस के माध्यम से, मैं उन मुद्दों में नहीं जाता कि पेंशन की बात हो और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में ये बात है कि कांग्रेस को लाके हम सामाजिक रूप से जो एक खिंचावट पैदा करने की कोशिश की है भाजपा ने, उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और फिर समाज हमारा वैसा ही होगा जैसा कि होता है। भावना अब भी कोशिश है। अभी कल या परसों मैंने पढ़ा है कि नूह के अंदर फिर यात्रा निकलने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक रूप से देखो तो ये नया अध्याय है पिछले 4-5 साल से, और वो भी उस इलाके में जहाँ धर्म के नाम से लोगों को, धर्म के नाम से नहीं होता कि धर्मांधता के नाम से लोगों में एक किस्म से ईर्ष्या और ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो बीजेपी उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गैर राजनीतिक और छोटी सोच। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस धर्म की बिना पे राजनीति करना चाहते हैं उस धर्म को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की बातें करके। और ये प्रमाणित है हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति का, जैसे मैंने जिक्र किया, जब पिछले बार यात्रा निकालने का उन्होंने प्रयास किया, दंगे हुए थे, उसके बाद फिर दोबारा प्रयास किया गया, तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, वहाँ पाल सिस्टम है, और पाल सिस्टम में किसी में 50 गांव हैं, किसी में 20 गांव हैं, और उसमें हर जाति के, हर धर्म के, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर जाति के लोग भी हैं, सब ने मिल के ये कहा कि हमारे इलाके में हमें आराम से रहने दो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को लेके लोगों में जाएगी ताकि सद्भावना, प्रेम और सौहार्द का वातावरण हरियाणा में बने। हमारे अंदर एक दूसरे के जात के आधार पर, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे कोई दुर्भावना ना हो, ये हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। इसका परिणाम भी अच्छा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, आप लोकसभा के परिणामों से भी देख सकते हो, लेकिन मेरी अपना आंकलन ये है, मेरा 52 साल का राजनीतिक जीवन है, कि आज 70% लोग, हरियाणा में लोग नहीं कह रहा मैं, मतदाता, 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। अब आप मेरे से ये पूछोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे कांग्रेस को देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा। कांग्रेस कितना उनको ले सकती है अपने, वो कांग्रेस के प्रयास और कांग्रेस के लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता अग्रणी होकर करेगा तो ही 70% की बात कांग्रेस की तरफ आ सकती है। वरना ये सही है कि कांग्रेस बड़े बहुमत से हरियाणा में चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास होगा कि तुम धर्म के नाम पे, तुम जातीय आपस में दुर्भावना पैदा करके हरियाणा में कभी वोट की कल्पना करोगे और राज बनाने की कल्पना करोगे तो कभी नहीं हो सकती पूरी। तो ये एक प्रयास है। हमारे यहाँ बहुत से साथी ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है वो भी मजबूत हो, और संगठन बहुत से, जैसे
सेल हैं या डिपार्टमेंट हैं वो तो बने हुए हैं, लेकिन सही तौर पे जो कांग्रेस पार्टी का राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे और विधानसभा के क्षेत्र पे ये संगठन बढ़ने की बात बड़ी लीडरशिप और हमारे जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर जल्दी संगठन बन जाए तो और ज़्यादा ताकत, और जैसे मैंने कहा कि 70% वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने का संगठन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। होती है ना, उसको बड़ी महंगी पड़ सकती है, और उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है हिमाचल। हिमाचल में जब भी कर्मचारी नाराज़ होंगे किसी सरकार से, वो दोबारा गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो इसलिए ये बात इस सरकार को भी समझ लेनी चाहिए। तो जिस भावना से कानून का ड्राफ्ट तैयार करता है, और एक बुद्धिजीवी जो जन भावनाओं को जानता है, इनमें दोनों में आपको हमेशा फर्क मिलेगा। शंभू बॉर्डर जो किसानों के लिए रोक रखा है, उस मामले में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मैं तो आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो तो न्यायिक बात है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतनी बात बता दूं कि कांग्रेस जब आएगी, जो सरकार की नियुक्तियां हैं उनमें बहुत बड़ा सुधार हम चाहते हैं हो और करेंगे, क्योंकि संतुष्टि होनी चाहिए। एक आदमी को नौकरी नहीं भी मिली तो उसको ये लगे कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो यानी हरियाणा, चेन्नई में पेपर हो, लीक हरियाणा में हो, तो अब फिर वही सुशासन, ये सुशासन है क्या? तो इसलिए नौकरियों में हर जो भी प्रार्थी है उसको ये हो कि मुझे मिला, ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ। किसी को ये हो कि मैं फिर ट्राई करूँगा, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन मेरे चयन में सुशासन की बजाय कुशासन हुआ है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। आपने कहा कि मैंने विधायक बनाए हैं और मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, अब की बार हरियाणा में आप कितने विधायक तैयार कर रहे हैं? मैं तो मेरे तैयार हुए विधायक की बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएँ और उनके लिए मैं वकालत करूँगा। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हो कि एक सिस्टम में जो क्वालिटी है वो भी ज़रूरी है, पॉपुलैरिटी भी ज़रूरी है, बट साइमल्टेनियसली यू मस्ट हैव द क्वालिटी। आपके हाथों में कितनी टिकटें का बंटवारा? मेरे हाथों में तो मैंने तो दूसरे राज्यों में तो सब बांटी हैं और यहाँ भी बांटी हैं। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनको टिकटें मैंने ही दिलवाई हैं। अच्छा, आपने कहा कि अब की बार युवा बने, तो क्या आप अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका बेटा मुख्यमंत्री? मेरा बेटा तो 52 साल का होगा, युवा की कैटेगरी में तो आता नहीं। राहुल गांधी बाकी युवा की कैटेगरी में मेरा पोता और मेरी पोती जब 25 के हो जाएंगे तब पूछना है राहुल सवाल। गांधी जी भी अभी युवा में आते हैं, तो ब्रजेंद्र जी तो काफी। राहुल गांधी जी और ब्रजेंद्र सिंह क्लास फेलो हैं, दोनों सेंट स्टीफन में पढ़े हुए हैं। राहुल जी तो 1 साल पढ़ के फिर वो चले गए थे विलायत या अमेरिका का, मेरे ख्याल में इंग्लैंड गए थे, और 1 साल तक वो एक ही सेक्शन में और स्टीफन में पढ़े हुए हैं, और वो भी उसी उम्र के हैं जिस उम्र के मेरा बेटा है। तो चौधरी साहब की सीएम बनने की इच्छा है या नहीं है? मेरी अभी तो बात खत्म कर दी सारी, अब दोबारा कि युवा को देंगे। दोबारा पूछ रहे हो, ये कोई बात है? ठीक है जी। चल एक आखिरी हुई तो कांग्रेस सरकार बना जाएगी और अच्छी खासी सीटें आएंगी। सर्वे तो सभी पार्टियां कराती हैं, बीजेपी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी कराती है, और भी पार्टियां कराती हैं, कैंडिडेट खुद कराते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा ये सुझाव है कि
हमारा राष्ट्रीय दल है, मैं ये सोचता हूँ कि पहले 90 के 90 हलकों में ये सर्वे कराया जाए कि कांग्रेस की स्ट्रॉन्गेस्ट जीतने वाली सीटें कितनी हैं, कौन सी हैं, और जो सीटें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं वो कौन सी हैं। इस सर्वे का व्यक्ति विशेष के सर्वे से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप सिर्फ सर्वे आधार पे कुछ आपको ऐसे लोगों को भी का भी चयन करना पड़ता है जो आपके लिए विधानसभा में, पार्लियामेंट में, आपकी कैबिनेट में उनको एक विशेष। अब आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूँ जो बुद्धिजीवी के रूप में जिनका अपना एक स्थान था, अब चिदम्बरम है, जेटली थे, सुषमा थी, और हमारे यहाँ आनंद शर्मा कांग्रेस में, हमारे यहाँ बहुत से, मैं आपको, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये देखते थे कि इंटेलेक्चुअली कौन आदमी शिक्षाविद अच्छा हो सकता है। छागला को लेके आए, वो तो कोई राजनीतिक नहीं था। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारे को अपनी नीति निर्धारण में लोगों की भावनाओं को सही रूप में उसका कोई अगर अमेंडमेंट भी करनी है या कोई नया कानून भी बनाना है तो सिर्फ अफसर नहीं, यू मस्ट, आपके पास ऐसे मिनिस्टर हों, आपके पास ऐसे आपके एमपी हों, एमएलए हों जिनकी कैपेबिलिटी टू ड्राफ्ट बनाने में अफसर भी ये कहे जी हाँ इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं तो चाहता था कि बीजेपी मेरे को निकाल दे इसी बात पे, वो भी नहीं किया, मैंने खुद निकलना पड़ा। कौन से मामले में? जो 5 नंबर वाली जो भर्ती का मामला है सर, जो कोड आया है, भर्ती रोक दी गई। किसानों की बातों को जिस तरीके से सरकार ने 13 महीने तो कोई संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद 3 कानून वापस लेके बोले कि हम आपको एमएसपी भी देंगे और 3-4 चीज़ें और भी। मेरा सही विचार ये है कि किसानों से अगर संतुष्टि से बात नहीं करोगे तो किसान आज के दिन एक बहुत बड़ी ताकत है। इस देश का 52% संख्या किसान या खेती से जुड़ी हुई है, और इसमें आप कमेरे वर्ग को और जोड़ दो तो 70% से ऊपर हैं। तो कोई समय ऐसा आ सकता है जब ये सारे के सारे इकट्ठा होकर कहेंगे कि इस प्रजातंत्र की हमारे को ज़रूरत नहीं, जिस प्रजातंत्र में हमारे आर्थिक उन्नति, जिसको आपको पता होगा 1991 में नरसिम्हा राव जी की समय में सबसे पहले आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ था, और हमने सुधार हुए भी हैं। और ये भी सही है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, लेकिन उस शक्ति का गरीब को क्या मिला है, उस शक्ति का किसान को क्या मिला है? तो ये बातें दोबारा से सोचने की हैं राजनीतिक दलों द्वारा, और ख़ास तौर पे जो आज सरकार में बैठे हैं, जिनको कॉरपोरेट सेक्टर से ही सब कुछ सहानुभूति और प्रेम है, वो किसान की बात क्यों नहीं सोचते, वो गरीब की बात क्यों नहीं सोचते? इसलिए ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, और मैं तो इसका पक्षधर हूँ, होना चाहिए। गया और मेरे को कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया मोदी जी ने, और बहुत बढ़िया महकमे दिए, मिनिस्ट्री दी। तो मंत्री बने मुझे 10-15 दिन हुए तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप गुड़गांव में पार्टी की मीटिंग है, उसमें आइए। मैं चला गया तो वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं जब स्टेज की तरफ चढ़ने लगा उसकी पौड़ियों पे, तो मैंने देखा इंद्रजीत सिंह जी सामने बैठे हैं। उन्होंने मेरे तरफ हाथ किया कि वहाँ नहीं, यहाँ आ जा। यानी इंद्रजीत सिंह जी जो 6 बार के एमपी हैं, उनको आप वहाँ बैठा रहे हो, और मैं फुल फ्लैश्ड कैबिनेट मिनिस्टर। मैं तो चढ़ जाता, लेकिन वो फिर मेरे को
इशारा किया तो मैं भी उनके पास आके बैठ गया। मैंने कहा भाई इंद्रजीत क्या मामला है, अपन तो यहीं बैठे हैं। मैंने कहा ये सामने जो स्टेज पे ये कौन है? कहता मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने भी निगाह मारी, मेरे को भी नहीं पता। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स वेयर यू डोंट रिकॉग्नाइज द लीडरशिप ऑफ ए मैन, दैट पार्टी वुड ऑलवेज बी इन लॉस। आप देखना कभी भी। राव इंद्रजीत की नाराजगी की बातें चल रही हैं, तो कांग्रेस में और लोग भी बताओ कोई नाम बता दो। राव इंद्रजीत का ही नाम चल रहा है, वो नाराज हैं और मंचों से उनका ऐसा असर दिख रहा है उनकी भाषा में। देखो अब कांग्रेस यानी उनको लेगी नहीं लेगी, और भी नाम हैं बहुत मेरे पास। इंद्रजीत जी का तो मुझे नहीं पता, वो तो मिनिस्टर भी हैं, सारी बात है। लेकिन और भी कुछ ऐसे हैं जिनकी इच्छा है कि कांग्रेस, और कुछ तो ऐसे ही हैं जो अभी भी चुनाव लड़े हैं बीजेपी से। आप में भी सीएम बनने की चाहत थी सर, बहुत लंबे समय से सीएम बनने की चाहत। ये पुरानी बात हो और आप उसमें चले गए थे, बाद में दोबारा कांग्रेस में आ गए। ये कोई इसको बात को घुमा के पूछो। हाँ, ऐसे मज़ा नहीं आता है। हाँ, यानी कोई भी पत्रकार कहता है कि जी आपको सीएम बनना की इच्छा थी, वो पीड़ा तो होगी। कोई ऐसा नहीं है। देखो बात ये है कि किसी न किसी स्टेज पे आपको, मैंने तो 4 सीएम बनाए हैं अपनी कलम से, और जो सीएम बने हुए हैं उन्होंने एमएलए भी नहीं बनाया होगा कोई। तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी एक सोच है, और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह की पद्धति है इस देश में, मैं इस देश की भी बात कर रहा हूँ, या हरियाणा में, उस पद्धति के अनुसार चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस, सीएमओ जिसको बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो जहाँ प्रजातंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण सत्ता का हो, तो ये एक ऑफिस है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी नहीं है ऐसे, वहाँ भी स्वतंत्रता है जो मंत्री हैं अपने विभागों में। और अब मोदी जी का तो इतना नहीं, लेकिन पीछे मैंने एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो मैं नहीं कभी, क्योंकि हम तो उस टाइम स्टूडेंट थे, बाकी मैंने सभी प्रधानमंत्रियों का देखा है, तो स्वतंत्र रूप से काम करने का। लेकिन ये जो एक ऑफिस है, और ये ऑफिस सिर्फ हरियाणा का नहीं कह रहा मैं, चीफ मिनिस्टर का, देश भर में इस ऑफिस की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, वो बहुत सी सोच अच्छे विधायक की, अच्छे अफसर की, अच्छे शिक्षाविद की, अच्छे साइंटिस्ट की, अच्छे मिनिस्टर की रुक जाती है। तो इसलिए इच्छा मेरी हमेशा यही रही कि कुछ मेरी जो सोच है, वो जो मैं मंत्रिमंडल में तो बहुत रहा हूँ, लेकिन उसका पूरा करना, वो कई बार क्योंकि जो द मैन हु इज़ एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, जो वो नहीं हो सकता उनको वो चीज़ पसंद हो। तो इसलिए अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अब मेरा ये विचार है कि मैं इस विचार को जो मेरे पास है, मैं नई जो पीढ़ी है उसको दूंगा, और जो युवा जो लोग हैं वो जब मंत्रिमंडल में या मुख्यमंत्री या एमएलए या एमपी बनेंगे, तो हो सकता है मेरे विचारों की, जिसको मैं संजोए हुए हूँ, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आए हैं। और उसके फॉर्म जो हैं वो आप अपलोड कर दो अपने उस पर। अब उसको अपलोड नहीं करना आता, वो उस आदमी के पास जाता जो बैठ के ये काम करता है। कहीं एक चीज़ भी अगर गलत टिक हो गई, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि सेलेक्ट हो गया, एक लड़की सेलेक्ट हो गई, लेकिन उसका जो वो हैंडीकैप तो थी, हैंडीकैप कैटेगरी में, लेकिन हैंडीकैप में भी 8 तरह का, किस तरह का हैंडीकैप, उसमें टिक गलत हुआ तो कहते हैं कि आप तो नौकरी नहीं। ये करेक्शन, यानी सुशासन यही है कि भैया आप, हमने शुरू कर दिया, आप इसको सीखो भी, और कहीं गलती भी होगी हो तो हम उसको करेक्ट कराएंगे। यहाँ तो ये भी समय नहीं दिया लोगों को,
कि भाई आप सीख लो और फिर भी गलती होती है तो हम ठीक कर देंगे, नहीं। तो इसलिए सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, और सुशासन भी सद्भावना से और सहअस्तित्व से चलता है, ऐसे नहीं चलता कि आप एक दूसरे को नफरत करना सिखाओ। दीपेंद्र हुड्डा ने जातिवादी राजनीति की कोशिश है उनकी, और जातिवादी राजनीति में वो फेल हुए हैं और अब की बार और ज़्यादा फेल होंगे। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि सामाजिक रूप से जिस राज्य में आप राजनीति कर रहे हो वहाँ का आचरण क्या है, लोगों का, समाज का आचरण क्या है। हमारा समाज का आचरण ये नहीं है कि हमारे को बांट के फिर आप कोई राजनीति करो। मैं तो उसका घोर विरोधी हूँ और कांग्रेस भी उसकी घोर विरोधी है। अमित शाह ने हुड्डा के शासन को कुशासन कहा है आज अहिरवाल से। उन्होंने कहा है कि जनता इसका आने वाले वक्त में चुनाव में हिसाब करेगी। रहा है 10 साल में, कहा है कि आने वाले वक्त में जनता चुनाव में इनका हिसाब करेगी। हिसाब तो जनता, मैंने कहा कुशासन से भी बड़ा ये है कि जातिवादी धर्म का नाम, समाज में कंठता पैदा करना, एक दूसरे की नफरत पैदा करना, ये बहुत बड़े इशू हैं। यानी कुशासन में तो हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में जो तकनीक, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है वो भी, मैं तो सही मायने में ये कहूँगा कि बीजेपी को सुशासन भी नहीं करना आया। सुशासन के प्रयास ये नहीं होते। सुशासन ये है कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो लोग कहें भाई अच्छी है, लेकिन लोगों ने अच्छा क्यों नहीं कहा? क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं, लोगों को सिखाया ही नहीं। कोई ज़मीन, अपनी ज़मीन की पैदाइश जो है उसकी फसल की, वो पोर्टल पे डालता है, उसको कहते हैं कि उसने डाल दी 40 क्विंटल, मैं गेहूँ बेचूंगा। अगर वो 40 क्विंटल लेके चला गया तो कहते हैं कि नहीं 40। तो ये नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस पार्टी में जो सुशासन की बात है वो शब्दों में है, उन्होंने कोई हकीकत में कुछ करके नहीं दिखाया। एक बच्चा, देखिए ओबीसी हमारे हरियाणा के समाज में एक बड़ा वोट बैंक है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 तरह के ओबीसी हैं हमारे यहाँ। एक तो जिनको मैं ये कहूँ उनकी 16% के करीब वोट हैं, जिसमें सही ओबीसी जैसे तरखान है, लोहार है, नाई है, तेली है, चिमी है, कुम्हार है, ये तो हैं बाई एंड लार्ज जो सदियों से जिनको हम ओबीसी की हिंदी क्या होगी? हाँ हाँ, बैकवर्ड तो अंग्रेज, हाँ पिछड़ा वर्ग सही मायने में। और इसमें दूसरों को भी शामिल किया गया है जो धरती के भी मालिक हैं, वो चाहे यादव हैं, चाहे वो गुर्जर हैं, चाहे वो सैनी हैं, ये बिरादरियां भी हैं। और कुछ पंजाब से आई हुई भी कुछ बिरादरियां, जैसे लबाना एक बिरादरी है। तो इस तरह है, लेकिन राजनीतिक तौर पे ओबीसी को, और ओबीसी में भी पढ़े लिखे की भी बात नहीं, जागरूक, मतलब सामाजिक रूप से जिसको हम पिछड़ा बोलते हैं, समाज भी ऐसी कोशिश करता है कि वो पिछड़ा ही रहे। तो ऐसे युवा, ऐसे संघर्षशील ओबीसी में उभर के आए जो अपने हकों की लड़ाई के लिए सक्षम हैं और लड़ सकते हैं। और तभी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से हमारा, क्योंकि भाईचारा सिर्फ इसलिए नहीं है, वो इसलिए भी है कि हम अगर अपने आप को एक मानते हैं तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हमारी मान्यताओं के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, और कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको छोड़ के नए रूप में देखना है। तो
कांग्रेस पार्टी भी इसी प्रयास में है और मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी ने तो शायद किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं जब कांग्रेस का अध्यक्ष था मैंने जयनारायण वर्मा जी को यहाँ से भिवानी से, हालांकि इसका विरोध भी किया बहुत से, लेकिन मेरी अपनी ये मान्यता थी कि और वो उस समय की बात है जब ये भी नहीं था कि दूसरे जो लोग हैं जिनको मैंने कहा, तो इसलिए हम कोशिश में हैं कि आने वाले चुनाव में भी इस वर्ग को नंबर ऑफ सीट की बात नहीं, बात यह है कि सक्षम लोगों को हम, और ये राजनीतिक दलों का ज़रूरी है इस बात को समझना। इवन जो हमारा दलित समाज है उसमें भी सिर्फ ये नहीं है कि हम दलित समाज के जो सीटें जो तो रिज़र्व हैं उनको सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे लोगों को हम आगे लेके आएँ, बल्कि राजनीतिक तौर पर सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ इससे भी ऊपर उठ के हर राजनीतिक दल को ये सोचना चाहिए कि लड़ाई दलित समाज की कौन लड़ सकता है, ओबीसी की, पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ सकता है। ऐसे लोग जब राजनीति में उभर के आते हैं तब जिसको हम फिर एक रूपता, समरसता, ये बातें तभी जाके कामयाब होती हैं।